एसएक्स निफ्टी अब थोड़ा और कमजोर हुआ है और 12 अंक नीचे अब ट्रेड कर रहा है 8615 के लेवल्स पर। लेकिन मिस्टर महाजन, अगर नियर टर्म के लिहाज से आपसे पूछे तो कौन से वो स्टॉक्स है जो आप अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं खरीदारी के लिहाज से, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में? देखो, हमें लगता है कि ऑटो एंसिलरी जिसमें काफ़ी एक्टिविटी देखी गई है उसमें शायद इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। आपने अभी बात कर रहे थे एग्री रिलेटेड प्ले, यस देयर द स्कोप इज गोइंग टू कंटिन्यू, एज ऑल्सो माइक्रो फाइनेंस विच हैज बीन इन लाइमलाइट बिग टाइम एंड वी बिलीव द interest over there is likely to continue. In auto ancillary, Webco is one stock which comes to mind immediately, which is on top of our investment universe. We are recommending Aegis Logistics, which may not be a short-term story, may not perform for a quarter or two, but medium to long term looks very good. We believe this stock is a potential to deliver 35 to 40% return CAGR over next 2 years. Other than that, we have been looking at PI Industries, Dhanuka Agritech in agri space. We spoke about DCM Shriram Consolidated, looks very good. KCP Limited came out with disappointing numbers, but we believe that was one-off. The stock is set for getting re-rated. They are increasing the cement capacity big time at a cost of only some $36 to $40 per ton. We believe this stock has a potential to deliver return of 25% CAGR over next 2 years. This stock is quoting at 92 rupees. Mid cap space में a stock which is a must buy by the investors. In microfinance space, we are looking at Equitas and Satin Credit Care. राइट अविनाश, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स है सर? पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन करनी हो तो किन स्टॉक्स पे नजर रखी जाए? मैं समझता हूँ कि मिड कैप में रजत हमको 2 शेयर पसंद है। एक तो ओमकार स्पेशलिटी केमिकल्स है, हमको लग रहा है ये एक स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर है जहाँ पे ज़्यादातर 70% फार्मा सेक्टर इनके कस्टमर्स है, बाकी 30% ये एनिमल फीड्स को सप्लाई करते हैं। इनफैक्ट कंपनी के नतीजे बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग है और हम समझ रहे हैं कि कम से कम साल भर का नज़रिया रखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा। और दूसरा स्टॉक हमको बीके बिरला ग्रुप में सेंचुरी एनका पसंद है। इसके नतीजे काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अंडरवैल्यूड है, करीबन 450 करोड़ की मार्केट कैप पे अवेलेबल है और कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स शुड डेफिनेटली एक्यूमुलेट दी स्टॉक्स। जी सुब्रा, कल एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग दिख रही थी और जो बड़े स्टॉक्स हैं HUL ITC वो चल रहे थे, 1.25% बढ़कर ITC क्लोज हुआ, HUL में भी 2% ज्यादा की मजबूती दिखी। कोई नए ट्रेड की संभावना दिख रही है आज के लिए? यस दीपाली, मैंने 2 स्टॉक्स की जिक्र की थी यहाँ पर। ITC जहाँ पर हमने ऑलरेडी अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखे एक बोनस के बाद 245-50 के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेशन देखिए, कल 254 के आसपास यहाँ पर बंद हुआ है। हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर एक 265 तक मोडस टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है। और दूसरा टाटा ग्लोबल बेवरेजेस जो ब्रॉडली एक अंडर परफॉर्मर रही है, लेकिन लास्ट आई थिंक 8-10 दिन में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम देखने को मिल रही है और जैसे जैसे ये 140 के ऊपर क्लोजिंग आती देखी गई थी, यहाँ पर एक अच्छी पोटेंशियल आ सकती है। तो ये एक नियर टर्म टारगेट 147-148 को पकड़ के यहाँ पर एक खरीदारी की जा सकती है। तो हमारा मानना कि शायद इस स्पेस में ये 2 स्टॉक्स में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है और जहाँ तक इन्वेस्टर का सवाल है वो उसमें भी इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ट्रेडर को भी पार्टिसिपेट करने का एक मौका है। अविनाश, ये कल के सत्र में जो छोटे मझौले फार्मा स्टॉक्स थे जैसे कि डिशमिन, एस्टेक लाइफ, विमता लैब्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर ट्रेडर्स का फोकस गिरते मार्केट पे स्ट्रांग था और ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पे बंद होते हुए नजर आए। आपके रडार पर है कोई स्टॉक फार्मा में? नहीं, हमको लग रहा है कि रजत इस शेयर की लिस्ट में डिशमन फार्मा डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि काफ़ी समय के बाद इनका जो क्रैम का बिजनेस है यहाँ पे हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में और सिग्निफिकेंटली रैंप अप आएगा। क्लियरली कंपनी के नतीजे भी काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ पे काफ़ी जोर से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, HNI इंटरेस्ट आ चुका है। तो डिशमन फार्मा पे नज़र रखिए, हमको लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। इनफैक्ट फार्मा की बात हो रही है तो आज कई सारे फार्मा स्टॉक्स पर खबरें भी हैं। पहला तो बायोकॉन जो कल डेरिवेटिव्स में बहुत एक्टिव था, दिन के उच्चतम स्तरों पर ही क्लोज हुआ। कल लॉन्ग ट्रेड्स काफी लिए गए स्टॉक पर। आज खबरों में है कि कैल्शियम टैबलेट्स के लिए US FDA से एक टेंटेटिव अप्रूवल मिला है, कल 4.25% बढ़ा था। औरबिंदो फार्मा कल कमजोर बंद हुआ था लेकिन आज नतीजे आने हैं और नंबर्स में माना जा रहा है कि 25% के आसपास की ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में दिख सकती है। तो औरबिंदो फार्मा के नंबर्स पर नजर रहेगी। अभी शो की शुरुआत में अंचल ने जिक्र भी किया था फाइजर का, जहां पर फाइजर इंक जो है वो मेडिवेशन का एक्विजिशन कर रही है। $14 बिलियन में ये पूरी डील हो सकती है। तो फाइजर का स्टॉक यहाँ
रडार पर रहेगा। कल हमने देखा भी था 1910 के आसपास ये क्लोज हुआ था। लेकिन विवेक, अभी फार्मा में चाहे बड़े शेयर्स हो या फिर छोटे शेयर्स हो, वैल्यूएशंस अभी भी काफी अट्रैक्टिव हैं और जिस री रेटिंग की बात हो रही है, क्या वो री रेटिंग इस फार्मा में आपको नजर आ रही है? नए निवेश के लिहाज से क्या कुछ स्टॉक्स अपने क्लाइंट्स को आप बता रहे हैं अभी? Actually, the pharma last 1 year say it has been struggling basically because of the regulatory action, particularly from the US quarters. In mid-cap to large-cap companies, hardly any companies were spared by the regulatory action. As a result, we saw the space coming under significant pressure. Yes, we believe the companies are working overtime to address that concern, and it is only a period of time when we will see that the issues will be behind. In mid-cap space, still we have got some stocks wherein upside potential could be significant. Granules, for one, looks good at current level. We believe this stock has a potential to give 25 to 30% upside. Two stocks in mid-cap space have run up big time. One is Netco and the other one is Indoco Remedies. Any correction, they should be definitely part of the portfolio. We saw a Stride Shashun coming out with the disappointing numbers. The stock is corrected to sub 1000 level. ये लेवल पे स्टॉक हमें लगता है कंसोलिडेट करेगा. A person looking at medium to long term could look to buy into this stock. सुब्रत, दो स्टॉक्स देख के बताएं, कैस्ट्रॉल और पिडिलाइट, ये स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं वायदा कारोबार के हिसाब से? ब्रॉडली आई थिंक हम कैस्ट्रॉल की अगर आप बात करें तो एक रेंज में रही है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑफ कोर्स आने की एक पूरी चांसेस है. आई थिंक 425 के ऊपर जैसे जैसे क्लियर करेंगे आई थिंक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रही है, लेकिन वो एक्चुअली अभी तक फिलहाल प्रॉमिस ही है, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिल रही है. तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेफिनेटली आई थिंक अगर किसी को लेने का तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैस्ट्रॉल एक अच्छी बेट बन सकते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड रिस्क काफ़ी कम लग रहा है. और जहाँ तक पिडिलाइट का सवाल है, आई थिंक अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और यहाँ पर जैसे जैसे वायदा कारोबार में हमने यहाँ पर लॉन्ग इंटरेस्ट ओपन बिल्टअप देख रहे हैं और डिलीवरी वॉल्यूम्स भी यहाँ पर डिलीवरी अगर भी देखा कल के भी दिन में हमने ऑलमोस्ट 43% की डिलीवरी वॉल्यूम्स होते हुए देखे. तो ऑफकोर्स एक नियर टर्म एक ओवरबॉट है, लेकिन मेरा मानने के साथ 675 इसके आसपास मिले तो डेफिनेटली इसमें भी खरीदारी की जा सकती है. सुब्रा, लॉन्ग ट्रेड्स तो आपने काफी बताए हैं, शॉर्टिंग पर भी कोई स्ट्रैटेजी है आपके शॉर्ट साइड पर? हाँ दीपाली, मैंने दोस्त एक्चुअली ऑलरेडी बता चुके हैं. एक एसीसी जहाँ पर हम लास्ट 2 दिन से लॉन्ग अनवाइंडिंग देख रहे हैं और यहाँ पर एक नियर टर्म टारगेट 1600 पकड़ के चल सकते हैं. ऑफकोर्स सीमेंट काउंटर्स ब्रॉडली आउट परफॉर्मेंस रहे, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद एक मुनाफा वसूली आ रही है, तो एसीसी एक शॉर्टिंग कैंडिडेट है. और दूसरा एक टाटा मोटर जहाँ पर हमने या इसमें भी हमने कल थोड़ी बहुत यहाँ पर एक शॉर्ट्स देखे और एक टॉपिंग और पैटर्न आ रहा है 510 515 के बीच में. यहाँ पर एक 490 का टारगेट पकड़ के बिकवाली की जा सकती है और 513 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. विवेक, आखिरी प्रश्न होगा आपसे. 2 सेक्टर्स इनफैक्ट, एक तो एविएशन निचले स्तर से खरीदारी है, इंडिगो जैसे स्टॉक्स में अच्छा पार्टिसिपेशन दिया इसने, मार्केट की गिरावट में बिल्कुल कॉन्ट्रा मूव है. और जो दूसरा स्पेस है वो है टायर स्टॉक्स. कल के सत्र में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली क्लियर कट दिखाई दे रही थी, सीएट, अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक्स में. इन दोनों सेक्टर्स पे आपका व्यू सर? जो एविएशन स्पेस है उधर वी सॉ द ओनली कंपनी वर्थ टॉकिंग अबाउट इज इंडिगो. Indigo actually has been disappointing with the numbers for last 2 quarters. But nevertheless, at the ground level, we are seeing Indigo, जो उसका data आ रहा है, they continue to consolidate the market share. The market share in the domestic market has gone up to as high as 39.8%. We believe this is one stock which should deliver decent returns in medium to long term. We are seeing 20% plus growth as far as Indigo is concerned on a consistent basis for a pretty long period of time, which will be reflected in the numbers going forward. So Indigo is one stock which can be looked at current level or on any declines. We spoke about tire sector. Tire mein the biggest problem is, while the sector should be one of the bigger beneficiaries, in case we are going to see significant uptick in the volume in the vehicle space, but the issue is dumping by Chinese tire companies. Nearly 10 Chinese tire companies are active in the domestic market, whether it is passenger vehicle tires or whether it is commercial vehicle tires.
they are priced at something like 30-35% cheaper than the domestic tires. That is something which is going to put pressure on the tire companies unless and until anti-dumping duty comes on Chinese tires. We believe the sector as a whole should be avoided. जी अविनाश, जो एजुकेशन स्टॉक्स में बाइंग देखी है खासतौर से एप्टेक और एनआईटी, उन्हें आप कैसा देख रहे हैं? आप देखिए कल भी एप्टेक 13-14% बढ़कर बंद हुआ और अगस्त की शुरुआत से ही ये लगातार चल रहा है। 70 रुपए का शेयर अब 130 रुपए का हो चुका है। अभी आउटलुक क्या है आपका एनआईटी लिमिटेड और एप्टेक दोनों पर? आई थिंक मैं समझता हूँ कि एजुकेशन स्पेस में काफ़ी सिलेक्टेड स्टॉक्स अवेलेबल है जिन्होंने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एप्टेक की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक डबल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक मार्केट्स का एक्सपेक्टेशन है कि कोई बड़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट एप्टेक के साइड से आएगी, कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इनके ग्लोबल बिजनेस में स्टेक लेगा, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम शॉर्ट टर्म में और भी बढ़े। और रही बात एनआईटी की, तो हमको लग रहा है एनआईटी काफ़ी अंडरवैल्यूड है। अगर हम कंपनी के नतीजे देखें, इनकी ज्योग्राफिकल रीच और बिजनेस मॉडल देखें, तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एनआईटी के लिए भी अच्छा है।